हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ। और हर व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है कि वो खुश रहे और उसको सफलता प्राप्त हो। अगर हम ये जान लें कि क्या करने से हमें खुशी मिल सकती है, अगर हम ये जान लें कि क्या करने से हमें सफलता मिल सकती है, तो फिर खुश रहना और सफलता पाना आसान हो जाता है। और इसी चीज़ को अगर हम मेडिकली समझ लें, टेक्निकली समझ लें, डॉक्टर्स की भाषा में समझ लें, तो फिर तो कहना ही क्या। तो आज हम आपको मेडिकली और टेक्निकली ये बताएंगे कि आप किस तरह से खुश रह सकते हो और किस तरह से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री बिहाइंड आवर मूड्स एंड हैप्पीनेस। क्या अर्थ हुआ? केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ तो रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान होता है, प्रक्रिया भी होता है, तालमेल भी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई उन दोनों के बीच बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, यानी कि उन दोनों लोगों के बीच के जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक जैसी हैं, उन दोनों लोगों के आइडियाज़ एक जैसे हैं, कुल मिला के उनकी आपस में तालमेल बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो केमिस्ट्री बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, अवर हमारे, मूड का मतलब होता है मनोदशा या मन स्थिति। आदमी के अलग अलग समय पे अलग अलग मूड्स होते हैं। कभी आदमी खुशी के मूड में होता है, कभी गम के मूड में होता है, कभी गुस्से के मूड में होता है, कभी चिंता के मूड में होता है, वो सब करके। एंड हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता। तो कहने का क्या इसका मतलब हुआ पूरी लाइन का, कि हमारी खुशी के पीछे, हमारी प्रसन्नता के पीछे, हमारी मनोदशा के पीछे क्या केमिस्ट्री होती है, उसको हम जो है यहाँ पे समझने वाले हैं। यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे मूड को प्रभावित करती हैं, एडवर्सली प्रभावित करती हैं, पॉजिटिवली प्रभावित करती हैं, क्या क्या करने के बाद हमारे मूड में चेंजेज आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं, समझने के लिए मिलने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और राजीव विज का ये लेख है, वेदर यू आर ए रिफ्लेक्टिव पर्सन और नॉट। वेदर चाहे यू आर तुम हो ए रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है विचारशील या चिंतनशील। इसमें विचारशील में इधर से मात्रा लगनी चाहिए थी, लेकिन बाई मिस्टेक इधर से लग गई, लेकिन इससे कोई नहीं, आप समझ ही गए होंगे। वेदर यू आर ए रिफ्लेक्टिव पर्सन और नॉट, चाहे आप विचारशील व्यक्ति हो या नहीं हो, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय से, यू परहैप्स डू थिंक, आप सोचते तो होंगे, अबाउट वॉट मेक्स यू हैप्पी, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं। समझ रहे हो आप? भाई जो ज़्यादा विचारशील व्यक्ति होता है, जो ज़्यादा चिंतनशील व्यक्ति होता है, वो तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है। लेकिन जो विचारशील नहीं होता, थोड़ा सा मतलब हल्के फुल्के मूड में रहता है, तो वो व्यक्ति भी ये ज़रूर कभी ना कभी सोचता है कि क्या चीज़ें हैं जो उसे खुशी प्रदान करती हैं। वही बात वो बोल रहे हैं कि आप चाहे विचारशील व्यक्ति हों या ना हों, लेकिन समय समय पे कभी कभी आप भी ज़रूर सोचते होंगे कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे हैप्पी बनाती हैं, मुझे खुश करती हैं। ऑल्दो, यद्यपि, देयर इज़ नथिंग टू बीट आवर लिव्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन दिस रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब संबंध या मामले। तो इस संबंध में, इस मामले में, ऑल्दो का मतलब यद्यपि, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू बीट, हराने के लिए, पीटने के लिए, हैं, आवर लिव्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हमारे जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हैं, जो हमारे व्यक्तिगत तजुर्बे हैं, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, यानी कि इस संबंध में, किस संबंध में, यानी कि क्या चीज़ हमें खुशी देती है, तो इस संबंध में हमारे जो अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हैं उनका तो कोई तोड़ नहीं है, उनको कोई नहीं हरा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता है कि भाई ये चीज़ मुझे खुशी देती है, फॉर एग्जांपल अगर हम ईटिंग की बात करें, अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है, आपको गुलाब जामुन खाने से खुशी मिलती है, तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने उसको खाया है और आपको खुशी मिली है। तो भाई इस बात का तो कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। फिर कोई ये थोड़ी ना कह सकता कि आपको गुलाब जामुन खाने से खुशी नहीं मिलेगी। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हैं किसी बात को लेकर, है नी, जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई ये चीज़ मुझे खुशी देती है, ये काम मुझे खुशी देता है, इस काम को करने से मुझे खुशी नहीं मिलती है, तो वो आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, तो उनका तो कोई भी तोड़ नहीं है, उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता, वो तो सत्यता है।
इट माइट बी हेल्पफुल टू नो ए बिट ऑफ द केमिस्ट्री, लेकिन इट माइट बी हेल्पफुल टू नो, लेकिन ये जानना सहायक हो सकता है ए बिट, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा आप ए बिट ऑफ द केमिस्ट्री, अगर आप थोड़ी सी केमिस्ट्री जान लें। क्या केमिस्ट्री जान लें? बिहाइंड आवर मूड्स, हमारे मूड्स के पीछे की केमिस्ट्री, इमोशंस, भावनाओं के पीछे की केमिस्ट्री, एंड हैप्पीनेस, और खुशी के पीछे की केमिस्ट्री। यानी कि हम खुश कैसे रहते हैं, हमारी भावनाएं कैसे काम करती है, हमारा मूड कैसे चेंज होता है। अगर हम इस सब के पीछे का जो केमिस्ट्री है, जो प्रोसेस है, जो तालमेल है, जो प्रक्रिया है, अगर हम उसको जान लें तो खुश रहने में हमें मदद मिल जाएगी। समझ रहे हो? अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस तो हैं ही कि इस काम को करने से, ये करने से मुझे खुशी मिलती है, लेकिन अगर हम इसको मेडिकली समझ लें तो और भी आसान हो जाएगा खुश रहना। There are 4 hormones that play a role in our feelings of happiness. There are 4 hormones, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है। There are 4 hormones, 4 तरह के हॉर्मोन्स होते हैं, 4 हार्मोन होते हैं दैट प्ले ए रोल, जो एक रोल प्ले करते हैं इन अवर फीलिंग्स, हमारी भावनाओं में, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की। यानी कि हमारे अंदर जो खुशी की भावना पैदा होती है, भाई खुशी क्या है? इट इज़ ए काइंड ऑफ फीलिंग, ये फीलिंग ही तो है। खुशी जो है एक प्रकार की फीलिंग ही तो है। व्हाट इज़ सैडनेस, दुख क्या है? दैट इज़ ए काइंड ऑफ फीलिंग, वो भी एक प्रकार की फीलिंग ही है। तो वो यही कह रहे हैं कि हम जो खुशी की फीलिंग का अनुभव करते हैं तो उसके पीछे 4 हार्मोन काम करते हैं। दीज आर डोपामाइन, देखिए इसको आप डोपामिन भी पढ़ सकते हो, आप इसको डोपामाइन भी पढ़ सकते हो। तो उन हार्मोन्स के क्या नाम है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स। ये 4 हार्मोन्स हैं, ये 4 केमिकल्स हैं जो हमारी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है उसको प्रभावित करते हैं। अब एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि इनका क्या मामला रहता है। डोपामाइन इज़ द फील गुड हार्मोन। डोपामाइन जो है वो एक फील गुड हार्मोन है। फील गुड का मतलब क्या है? अच्छी फीलिंग देने वाला, एक खुशी की फीलिंग देने वाला, अच्छा एहसास कराने वाला। इट इज़ कॉल्ड द रिवार्ड और द प्लेजर केमिकल। और इसको जो है रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार, इनाम, और प्लेजर का मतलब होता है खुशी। तो ये खुशी का, इनाम का केमिकल भी कहा जाता है, यानी कि इसको जो है इनाम देने वाला या खुशी देने वाला केमिकल भी कहते हैं। भाई इनाम देने वाला मतलब जब किसी को पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है तो उसको खुशी होती है, उसको मतलब अच्छी फीलिंग आती है। तो इसको जो है रिवार्ड या प्लेजर केमिकल भी कहते हैं। किसको? डोपामाइन को। द ब्रेन रिलीजेज इट एवरी टाइम, और जो हमारा ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो रिलीज़ करता है, छोड़ता है इसको एवरी टाइम, हर बार। वी सेट ए गोल, जब हम एक गोल डिसाइड कर लेते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एंड अचीव इट, और इसको प्राप्त करते हैं। यानी कि जब हमने कोई लक्ष्य तय कर लिया और हमने फिर उसको प्राप्त कर लिया तो क्या होता है? हमारे दिमाग से डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है, और हमें क्या होता है? खुशी का एहसास होता है। भाई ये तो अपना सबका पर्सनल एक्सपीरियंस ही है कि जब आपने कोई गोल डिसाइड किया, कोई लक्ष्य निर्धारित किया, आपने सोचा कि आज मुझे इतना काम कंप्लीट करना है, आज मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, या मुझे घर का ये काम करना है। और जब आप वो काम कंप्लीट कर लोगे, यानी कि आपने एक गोल सेट कर लिया, उसके बाद जब आपने उस गोल को अचीव कर लिया तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? खुशी होती है ना। तो उस समय पे जो है हमारा जो ब्रेन है वो डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है, और उसी के कारण हमें जो है खुशी का अनुभव होता है। वेदर, चाहे द गोल इज़ कंप्लीटिंग स्मॉल चोर्स, इसको चोर्स पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है कामकाज। तो वो गोल जो हैं, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, चाहे तो वो कंप्लीट करने का हो स्मॉल चोर, छोटे छोटे कामकाज, है नहीं भाई। गोल 2 तरह के होते हैं, एक तो बिग गोल है, एक स्मॉल गोल है। एक छोटे छोटे गोल है कि हमें 1 घंटे में इतने काम को कंप्लीट करना है, एक गोल है कि हमें 1 महीने में इतने काम को कंप्लीट करना है, एक गोल है कि हमें 1 साल में इतने काम को कंप्लीट करना है। तो चाहे वो रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम काज जो हैं उनको कंप्लीट करने का गोल हो, और अचीविंग बिग बिजनेस टारगेट, या बड़े बड़े जो बिजनेस
बिजनेस के टारगेट हैं कि भाई अगले 1 साल में मुझे अपने बिजनेस को इस लेवल पे लेके जाना है, तो चाहे उतने बड़े टारगेट हों, चाहे डेली डेली के छोटे छोटे कामकाज के टारगेट हों, तो जब हम उनको पूरा करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है और हमें खुशी का एहसास होता है। द ब्रेन ऑल्सो प्रोड्यूसेस डोपामाइन फ्रॉम एक्ट ऑफ प्लेजर। और हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो डोपामाइन को कब कब प्रोड्यूस करता है, कब उत्पन्न करता है? ईटिंग गुड मील, जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो डोपामाइन हार्मोन को रिलीज करता है। भाई अच्छा खाना खाते हैं तो खुशी होती है ना। तो क्यों होती है खुशी? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है डोपामाइन केमिकल को रिलीज करता है। एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, भाई शॉपिंग का सभी को अच्छा लगता है ना शॉपिंग करके, तो वही कारण है। लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत को सुनते हैं। ब्राउजिंग ऑन फोन, फ़ोन पे ब्राउज़ करते हैं। और हैविंग सेक्स, या सेक्स करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जो यहाँ पे लिखी हैं, जब हम इनको करते हैं तो खुशी का अनुभव होता है ना। तो वो खुशी का अनुभव इसीलिए होता है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे ब्रेन से जो है डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। तो आज आपको मेडिकली पता चल रहा होगा कि हमें इन कामों को करने के बाद खुशी का अनुभव क्यों होता है। बाय द वे, अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति के दिमाग में डोपामाइन केमिकल रिलीज नहीं हो तो ये काम करने के बाद भी उसको खुशी का अनुभव नहीं होगा। हेल्दी अमाउंट्स ऑफ डोपामाइन एड टू आवर एनर्जी लेवल्स। हेल्दी अमाउंट ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन का जो हेल्दी अमाउंट है, यानी कि अच्छी खासी मात्रा में अगर डोपामाइन रिलीज हो रहा है तो ऐड टू आवर एनर्जी लेवल, तो इससे क्या होता है, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है। बढ़ नहीं जाता? जब आपको खुशी होती है तो आपकी थकान दूर हो जाती है, आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है और आपका ज़्यादा काम करने का मन करता है नहीं? और जब आपको एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, टेंशन होती है, तो उस समय आपको थकान लगती है, कुछ करने का दिल नहीं करता, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि डोपामाइन नाम का जो केमिकल है वो अगर अच्छी मात्रा में आपका ब्रेन रिलीज करता है तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ए फील गुड फीलिंग, और फील गुड फीलिंग बढ़ जाती है, अच्छी फीलिंग आपको आती है। एंड हैप्पीनेस, और आपकी खुशी भी बढ़ जाती है। However, we can get carried away with the dopamine rush and confuse it with lasting happiness. लेकिन however तो भी we can get carried away with the dopamine rush, लेकिन डोपामाइन रश का क्या होता है? रश का मतलब होता है तेज़ी या ज़्यादा, ऐसे करके। कन्फ्यूज़ का मतलब होता है अव्यवस्थित करना, विद इट लास्टिंग हैप्पीनेस। लेकिन हम चूँकि लंबे समय तक खुशी चाहते हैं, इसलिए जो डोपामाइन का रश है या डोपामाइन का जो रिलीज़ है, तो वो कई बार जो है डिस्टर्ब हो जाता है। आगे फिर पढ़ेंगे क्या? वी देन सीक डोपामाइन हिट्स मोर ऑफन। फिर हमें क्या लगने लगता है कि हमें बार बार जो है वो डोपामाइन का रिलीज होना चाहिए, क्योंकि अगर डोपामाइन बार बार रिलीज होगा तो हमें बार बार खुशी का अनुभव होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम लंबे समय तक खुशी चाहते हैं तो फिर हमें क्या लगता है कि हमें जो डोपामाइन के जो हिट्स हैं वो मोर ऑफन, ज़्यादा बार होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा बार डोपामाइन, ज़्यादा बार खुशी। एंड विश एवरी हिट टू बी बिगर देन द प्रीवियस वन। और हम ये चाहते हैं कि इस बार जो हमें खुशी मिली तो अगली बार हमें इससे ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए, यानी कि इस बार जितना डोपामाइन रिलीज हुआ अगली बार उससे ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होगा तो ज़्यादा खुशी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरी हिट टू बी बिगर। हर हिट का मतलब एक बार डोपामाइन का रिलीज होना क्या है? एक हिट है। तो हर बार जो है जो हिट है तो वो बिगर होना चाहिए प्रीवियस वन, पहले के से ज़्यादा। ठीक है, हर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है ना कि वो सोचता है जितनी खुशी मुझे अब मिली अगली बार मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिले, यानी कि ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होने से सेंस है। दैट इज़ हाउ, और इसलिए वी कैन फॉर्म एन एडिक्शन टू एल्कोहल। और इसलिए क्या होता है कि हम एडिक्शन पाल लेते हैं, हमें लत लग जाती है नहीं? एडिक्शन का मतलब लत लगना। हमें लत लग जाती है, हमें आदत लग जाती है किस चीज़ की? एल्कोहल की। आपने देखा होगा कि जो लोग एडिक्शन रखते हैं अल्कोहल के लिए,
शराब पीने के आदी हैं, शराब पीने की लत रखते हैं, तो जब तक उन्हें शराब नहीं मिलती तब तक उन्हें बेचैनी होती है, उनको अच्छा फील नहीं होता। और जब उनको शराब मिल जाती है तो उनको अच्छा अच्छा फील होता है, उनको खुशी का अनुभव होता है, उनको उनके अंदर फीलिंग अच्छी आने लगती है। तो वो क्या चीज़ है, यही है डोपामाइन का रिलीज होना। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिले, है नहीं, बार बार खुशी मिले और पहले से ज़्यादा मिले, तो फिर क्या करते हैं हम कि एडिक्ट हो जाते हैं, हमें लत लग जाती है अल्कोहल की, शॉपिंग की। लत अल्कोहल की नहीं हो सकती, शॉपिंग की भी हो सकती है। भाई एक तो ये है कि ज़रूरी सामान खरीदना है तो भाई उसकी शॉपिंग करनी है, तो दैट इज़ नेसेसरी, वो तो आवश्यक है, वो तो शॉपिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन एक ये है कि ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो यार शॉपिंग चल रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि शॉपिंग जाएंगे तो खुशी मिलेगी, तो ये क्या है, दैट इज़ द केस ऑफ एडिक्शन टू शॉपिंग। शॉपिंग के लिए एडिक्शन का मामला बनता है फिर। तो शॉपिंग की एडिक्शन हो जाती है, ट्रैवलिंग की एडिक्शन हो जाती है, सोशल मीडिया की एडिक्शन हो जाती है, ड्रग्स और इवन वर्क, काम करने की एडिक्शन हो जाती है, सक्सेस की एडिक्शन हो जाती है, एंड विनिंग की एडिक्शन हो जाती है, सफलता की और जीतने की एडिक्शन हो जाती है। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमें मिलना ही चाहिए। जब हम अभी जैसे ट्रैवलिंग की बात हुई, कभी कभी हम घूमने जा रहे हैं, इट्स ओके, इट्स नेचुरल, ये तो प्राकृतिक है। लेकिन हम आज घूमने गए, परसों को फिर हमें लगने लगा नहीं यार चलो घूमने चलते हैं, खुशी मिलेगी, फिर एक दिन बाद जाने लग गए, तो ये क्या हुआ, ये एडिक्शन हो गया। तो जब हम चाहते हैं कि हमें बार बार खुशी मिले और पहले से ज़्यादा मिले, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो ये जिक्र किया गया है, इनके लिए हम जो है एडिक्ट हो जाते हैं। नॉट गेटिंग आवर फिक्स देन मेक्स अस रेस्टलेस एंड एंक्सियस। और नॉट गेटिंग आवर फिक्स, और जो हमने फिक्स कर दिया है, यानी कि अगर हमें एडिक्शन है अल्कोहल की कि हमें शाम को अल्कोहल चाहिए, तो अगर वो हमें नहीं मिला, अगर हमें एडिक्शन हो गई है शॉपिंग की कि हमें कल शॉपिंग जाना है और हम कल शॉपिंग नहीं जा पाए, अगर हमें एडिक्शन है ट्रैवलिंग की कि हमें कल ट्रैवल पे जाना है और हम नहीं गए, यानी कि जो हमारे फिक्स हैं अगर वो हमें नहीं मिलते हैं, तो देन मेक्स अस रेस्टलेस एंड एंक्सियस। तो वो हमें क्या होता है, फिर रेस्टलेस कर देता है, बेचैन कर देता है, और एंक्सियस चिंतित बना देता है। यही होता है ना भाई, कि जो हम सोच के रख लेते हैं और वो नहीं होता तो हमें बेचैनी होती है और हमें चिंता होने लगती है। ठीक है, सेरोटोनिन, अब दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। सेरोटोनिन द सेकंड वन इज़ द मूड रेगुलेटिंग हार्मोन। और जो सेरोटोनिन है ये दूसरा हार्मोन है, और ये मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है। मूड रेगुलेटिंग मतलब आपके मूड को, आपकी मनोदशा को ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इट एनहांसेस आवर मूड, ये हमारे मूड को अच्छा बनाता है। सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। हमारे अंदर निराशावाद ये नहीं, निराशावाद को दूर करके हमारे अंदर आशावाद लाता है नहीं। निराशावादी व्यक्ति को अगर सेरोटोनिन रिलीज होता है तो उसको फिर क्या होता है, ऑप्टिमिज्म आ जाता है, आशावाद आ जाता है। ठीक है, और आशावादी होना जीवन जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, और ये हमारी जो सोने की क्वालिटी है उसको जो है इम्प्रूव करता है। यानी कि अच्छी नींद जो आती है वो भी सेरोटोनिन की ही वजह से आती है। लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन, अगर सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल लो है तो उससे क्या होगा, आर एसोसिएटेड, वो फिर जुड़ जाता है किस चीज़ से, विद एंग्जाइटी, चिंता से। यानी कि अगर सेरोटोनिन का लेवल लो है तो आपको क्या, एंग्जाइटी होगी, चिंता होगी, डिप्रेशन हो सकता है, एंड ओसीडी, और ओसीडी हो सकता है। ओसीडी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ओसीडी की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप देख लीजिए। ओसीडी की फुल फॉर्म होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसका जो सेंस होता है वो होता है अनवांटेड थॉट्स एंड फियर। यानी कि जब एक थॉट तो ये है कि वो ज़रूरी है, आपको उसको सोचना चाहिए, लेकिन एक ये है कि अनवांटेड है, आप नहीं चाहते कि विचार मेरे दिमाग में आए, आप नहीं चाहते कि ये डर मुझे आए, लेकिन वो विचार आपके माइंड में आ रहा है, वो डर आपको लग रहा है। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो वो बिना बात के भयभीत होते हैं, और न जाने कितने विचार उनको हॉन्ट करते रहते हैं। तो वो सब करके क्या होता है, वो ओसीडी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिस व्यक्ति को अनवांटेड यानी कि अनचाहे विचार ज़्यादा आते हों, जिस व्यक्ति को फालतू में ही डर लगता रहता हो, तो इसका मतलब क्या है, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम होती है।
तो अगर सेरोटोनिन का लेवल कम है तो एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकता है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली, वाइल द अदर 3 हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन। ये बड़ी रुचि की बात है, बड़े आश्चर्य की बात भी है कि तीनों हार्मोन जो हैं, भाई 4 हार्मोन की बात हुई तो 3 जो हार्मोन हैं वो तो ब्रेन से रिलीज होते हैं, वो ब्रेन में पैदा होते हैं, मस्तिष्क में पैदा होते हैं। मोस्ट ऑफ सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन द गट। लेकिन जो अधिकांश सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन की जो अधिकांश मात्रा है वो कहाँ पे पैदा होती है? वो गट में पैदा होती है। गट का मतलब होता है आंत या पेट, तो वो व्यक्ति के पेट के अंदर पैदा होती है। ए हेल्दी माइक्रोबायोम इज क्रूशियल फॉर दिस। और इस हार्मोन के लिए जो है हेल्दी माइक्रोबायोम जो है वो ज़रूरी है। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, अगर इस हार्मोन को आपको संतुलित रखना है तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, है नहीं? बैलेंस डाइट आप लो, यानी कि संतुलित आहार आप लो। वॉकिंग इन नेचर, प्रकृति में घूमो, यानी कि मॉर्निंग वॉक करो या इवनिंग वॉक करो प्राकृतिक वातावरण में। सनशाइन और सूर्य के प्रकाश में भी कुछ समय रहो। मसाज करो, है नहीं? मालिश करना। एंड मेडिटेशन, और जो मेडिटेशन है यानी कि जो योग है, जो ध्यान है, साधना है, योग साधना है, उसको करो। सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सेरोटोनिन को बनने में आपको सपोर्ट करेंगी। ठीक है। अगर ये सब आप करते हो तो आपके अंदर सेरोटोनिन की मात्रा ठीक रहेगी। परसिस्टेंट स्ट्रेस नेगेट्स इट। और जो परसिस्टेंट यानी कि निरंतर, लगातार स्ट्रेस है, अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हो, लगातार टेंशन में रहते हो, लगातार तनाव में रहते हो, तो वो क्या करता है? नेगेट्स, इसको नेगेट करता है, इसको कम करता है, इसको नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। यानी कि लगातार आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, नहीं तो सेरोटोनिन की मात्रा कम होगी, और कम मात्रा होगी तो आपको अभी नीचे इतनी सारी दिक्कतें बताई गई थी, वो दिक्कतें होने का खतरा रहेगा। अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट सेरोटोनिन, और दूसरा तथ्य, दूसरा फैक्टर जो सेरोटोनिन को अफेक्ट करता है, सेरोटोनिन लेवल को अफेक्ट करता है, इज़ अवर सेंस ऑफ सोशल स्टैंडिंग। वो हमारा सोशल स्टैंडिंग का सेंस है। यानी कि कई बार हम समाज में हमारी क्या पोजीशन है नहीं, समाज हमें किस नज़र से देखता है, तो वो सेंस जो हमारे अंदर है वो भी कई बार सेरोटोनिन लेवल को अफेक्ट करता है। एक्सेसिव सोशल कंपैरिजन, जब आप बहुत ज़्यादा सोशल कंपैरिजन करने लगते हो, ठीक है, एक लेवल तक अगर आप किसी दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि यार दूसरा व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच गया, मुझे भी प्रयास करना है, मुझे भी मेहनत करनी है और मुझे उससे भी आगे बढ़ना है, तो अगर आप एक छोटा मोटा कंपैरिजन इस तरह से अगर करते हो तो नो प्रॉब्लम, ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप एक्सेसिव कंपैरिजन अगर करते हो, मेड ओनली ईजियर बाय द सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया के जरिए बहुत आसानी से हो जाता है। भाई आदमी आजकल सोशल मीडिया से घिरा हुआ है, वो चाहे फ़ोन हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे वो आपका मतलब न्यूज़पेपर हो, चाहे कुछ भी करके हो, मतलब चारों तरफ सोशल मीडिया से घिरा व्यक्ति है, तो वहाँ पे कंपैरिजन बहुत आसान है। आपने अभी मोबाइल पे बहुत सारे लोगों को देखा, आपको लगा कि यार ये तो इतने लेवल पे पहुँच गया, मैं क्यों नहीं पहुँच पाया। तीसरे को देखा, वो यार ये तो और भी मुझसे बड़ा ऐसे करके हो गया, मैं क्यों नहीं हो पाया। तो ठीक है, एक लेवल तक कंपैरिजन करना ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन दूसरों के साथ अपना कर रहे हो, जो कि सोशल मीडिया के जरिए करना बहुत आसान है, तो उससे क्या होता है? नुकसान होता है। कैन ऑफन रिजल्ट इन लोअर लेवल ऑफ सेरोटोनिन, तो इससे क्या होगा कि जो सेरोटोनिन का लेवल है वो कम हो जाएगा। एंड फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, और आपके अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन की भावना है वो बढ़ जाएगी। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? असंतोष, है नी? डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतोष, और आपके अंदर असंतोष की भावना बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किसी से नहीं करें। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबको ईश्वर ने कुछ ना कुछ अलग काम करने के लिए बनाया हुआ है। आपको कुछ और करने के लिए बनाया है, किसी दूसरे को कुछ और करने के लिए बनाया है, तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करें। और अगर थोड़ा बहुत करना भी है तो वो केवल पॉजिटिव वे में करें, उसको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन की तरफ नहीं लेके जाएँ। द थर्ड वन, और जो तीसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरे हार्मोन की बात हो रही है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन।
इज़ द लव केमिकल, इसको जो है लव केमिकल भी कहा जाता है, प्यार का केमिकल, ठीक है। इट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड बिलोंगिंग, बिलोंगिंग, तो ये हमें देता है किस चीज़ की फीलिंग, सेफ्टी की, सुरक्षा की, और बिलोंगिंग की। बिलोंगिंग का मतलब एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ाव की और सुरक्षा की भावना हमारे अंदर ये ऑक्सीटोसिन पैदा करता है। एंड एनहांसेस ट्रस्ट एंड एम्पैथी, और ये एनहांस करता है, बढ़ाता है ट्रस्ट, विश्वास, एंड एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब सहानुभूति, और ये हम लोगों के बीच में विश्वास और सहानुभूति को भी बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज विद लव, ये बढ़ता है विद लव, प्यार से, यानी कि जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हमारे अंदर ये सारे ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होता है। टच, एक दूसरे को टच करने से बढ़ता है। होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे के साथ अगर हम हाथ मिलाते हैं तो ये बढ़ता है। ये बढ़ेगा तो मतलब हमें खुशी का एहसास होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर हमारे अंदर जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ मिलाएंगे, बल्कि जब हम किसी से हाथ मिलाएंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो हमें खुशी का अनुभव होगा। समझ रहे हो आप? तो प्यार करने से, टच करने से, होल्डिंग हैंड्स करने से, हाथ मिलाने से, हगिंग, गले लगने से, इंटीमेसी करने से, इंटीमेसी मतलब कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने को इंटीमेसी कहते हैं, अंतरंग संबंध बनाने को, ठीक है, उसको इंटीमेसी बोलते हैं। लेटिंग पीपल इन अवर लाइफ, और अपने जीवन में लोगों को लाने के लिए, यानी कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आता है तो उस समय आपको खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी जो है, आपका जो ब्रेन है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और आपको खुशी का अनुभव होता है। तो ये सारे काम करने से जो है ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और हमें अच्छा फील होता है। ट्रस्टिंग अदर एज वेल एज विद द, और भी कुछ काम है, जैसे कि ट्रस्टिंग अदर, दूसरों पे विश्वास करने से, एज वेल एज विद बीइंग लव्ड, लविंग टू पेट, पेट का मतलब जो पालतू पशु पक्षी हैं उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करने से, और एनिमल्स, और पशुओं के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने से भी हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और हमें खुशी का एहसास होता है। इट इज़ ऑल्सो एनहांस्ड व्हेन वी आर काइंड टू अदर्स, और ये तब भी एनहांस होता है, समझ रहे हो? और जब हम काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयावान हो जाते हैं, जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तो भी हमारे अंदर ये केमिकल, ये हार्मोन जो है ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है और हमें खुशी होती है। होता है कि नहीं होता है? अगर कोई दुखी व्यक्ति है और हम उसकी मदद कर दें, हम उस पर दया दिखा दें, तो हमें अंदर से खुशी का एहसास होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारा जो ब्रेन है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और उसी की वजह से हमें खुशी का एहसास होता है। ऑक्सीटोसिन इज़ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, और ऑक्सीटोसिन जो है इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर, ये बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर है। कंट्रीब्यूट का मतलब सहयोग करने वाला, टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, यानी कि लंबे समय तक खुशी देने के मामले में अगर कोई हार्मोन जो है ज़्यादा रोल प्ले करता है तो वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन केमिकल या ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है लंबे समय तक खुशी देने के मामले में अपना अच्छा रोल प्ले करता है। लास्टली, और अंत में अब हम बात करेंगे एंडोर्फिन्स की। एंडोर्फिन्स आर द पेन रिड्यूसर। पेन रिड्यूसर का मतलब क्या है? दर्द कम करने वाला, ठीक है। पेन रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, पेन का मतलब दर्द कम करने वाला। तो एंडोर्फिन्स जो है वो दर्द को कम करने वाला केमिकल है या हार्मोन है। दे सर्व एज द नेचुरली प्रोड्यूस्ड पेन किलर्स इन द बॉडी। दे सर्व, वो काम करते हैं कैसे? एज द नेचुरली प्रोड्यूस्ड पेन किलर्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। कौन? एंडोर्फिन। भाई एक पेन किलर, जैसे मान लीजिए अभी हमें हमारे बॉडी के किसी पार्ट में पेन हो रहा है तो हमने कोई पेन किलर टेबलेट ले ली, ठीक है, पेन किलर ले लिया तो क्या होगा कि वो हमारा जो पेन है उसको कुछ हद तक कम करेगा। लेकिन ज़्यादा मात्रा में पेन किलर लेना बहुत घातक होता है।
वो लीवर को एडवर्सली अफेक्ट करता है, आपकी जो नसें हैं उसको एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा पेन किलर नहीं लेना चाहिए। इससे पेन उस समय भले ही कम हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता नहीं लगता, उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ख़तरनाक होते हैं कि आपको अल्टीमेटली बहुत नुकसान होता है। तो अब एंडोर्फिन की बात करें तो ये नेचुरल पेन किलर है, इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये पेन को किल करने का भी काम करता है। बिसाइड्स लोअरिंग पेन, बिसाइड्स लोअरिंग पेन, बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर भी बता दूँ। बिसाइड अगर होता है तो उसका मतलब होता है पास पास। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आपके पास बैठा हूँ, आई एम सिटिंग बिसाइड यू, ठीक है, तो उसमें वो होगा बिसाइड। और जब इसमें एस लग जाता है तो ये हो जाता है अलावा या अतिरिक्त। तो बिसाइड लोअरिंग पेन, दर्द को कम करने के अलावा दे हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। ये जो एंडोर्फिन्स हैं ये क्या करते हैं, स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, यानी कि आपके तनाव को कम करने में मदद करते हैं, टेंशन को कम करने में मदद करते हैं, एंड इंड्यूस ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, और इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं, पैदा करते हैं, और आपके अंदर एक अच्छी भावना, वेल बीइंग, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, यानी कि अच्छे होने की भावना लाते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छा हूँ, ठीक है, इस तरह की फीलिंग जब आती है तो समझो आपकी बॉडी से जो है, आपके ब्रेन से जो है एंडोर्फिन नामक केमिकल, एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। एक्टिव मोमेंट, देखिए एक्टिव मोमेंट यानी कि हर मोमेंट एक्टिव रहना, ठीक है, मोमेंट करना, गति में रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, लाफ्टर हंसना, आर्ट कुछ कलात्मक कार्य करना, म्यूजिक संगीत सुनना, डार्क चॉकलेट खाना, एंड मेडिटेशन और योग साधना करना। भाई मेडिटेशन तो सब जगह आ रहा है, योग साधना करना, सपोर्ट द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन। ये सारे के सारे काम एंडोर्फिन के रिलीज को सपोर्ट करते हैं। यानी कि इन सारे कामों को करने से जो है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होता है और हमें हमारी बॉडी के अंदर जो छोटा मोटा दर्द है वो दूर हो जाता है, हमें खुशी का अनुभव होता है, हमें अच्छा फील होता है। लो लेवल्स ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन का जो लो लेवल है कैन लीड टू एंग्जाइटी, वो एंग्जाइटी की तरफ बढ़ सकता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स अगर सही मात्रा में रिलीज नहीं हो रहा है, कम मात्रा में है, तो इससे क्या होगा कि आपको चिंता होगी, बॉडी एक का मतलब होता है दर्द, बॉडी दर्द करने लगेगी, एंड स्लीप इश्यूज़, और सोने संबंधी इशू हो जाएंगे, मुद्दे हो जाएंगे, यानी कि नींद भी अच्छी आपको नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ये सारी एक्टिविटी जो ऊपर बताई गई थी वो करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा, आपने खुद फील किया होगा कि अगर आपकी बॉडी कहीं छोटा मोटा पेन कर रही है नहीं, तो अगर आप चुपचाप लेट जाएं तो क्या होगा, वो पेन आपको ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर आप किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, घर का कोई काम करने लगें, कुछ और एक्टिविटी करने लगें, तो क्या होगा कि आपका माइंड आपके उस पेन से हट के उस एक्टिविटी में चला जाएगा और आपको जो है फिर पेन का एहसास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्टिव है, हम ये सब कर रहे हैं, किसी से बातें करने लगे हम, ठीक है, क्योंकि अकेले पड़े हैं तो दर्द का ज़्यादा एहसास होता है, किसी से बातें करने लगे तो पेन का कम एहसास होता है, क्योंकि उस समय क्या है कि हमारी बॉडी मूवमेंट में होती है और हमारा ब्रेन जो है वो एंडोर्फिन्स रिलीज करता है और उसी की वजह से जो है वो फिर हमें दर्द का एहसास कम होता है। दिस इज़ मेयरली एन इंट्रोडक्शन टू द केमिकल प्ले इन अवर ब्रेन। ये जो सब कुछ आपको हमने अभी तक बताया है, दिस इज़ मेयरली एन इंट्रोडक्शन। मेयरली का मतलब होता है केवल, ये तो एक केवल इंट्रोडक्शन है, एक प्रस्तावना है टू द केमिकल प्ले इन अवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिकल प्ले होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो हॉर्मोन्स का खेल होता है, उसकी ये तो सिर्फ एक प्रस्तावना मात्र है, बट इट ऑफर्स मैनी टेक वेज सच एज बैलेंस्ड लिविंग एंड डूइंग एवरीथिंग इन मॉडरेशन। लेकिन ये सब हमें बताता है कि हमें जो है बैलेंस्ड लिविंग, हमें किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, बैलेंस्ड लिविंग को अपनाना चाहिए, एक संतुलित जीवन जीना चाहिए, एंड डूइंग एवरीथिंग इन मॉडरेशन, और हमें हर काम को मॉडरेशन में करना चाहिए। मॉडरेशन का क्या मतलब है भाई? एकदम से ना तो एग्जेजरेशन में जाना चाहिए,
ना तो अतिशयोक्ति किसी काम की करनी चाहिए, मतलब अतिरेक में नहीं जाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एकदम से तो बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हो गए, फिर अगले ही क्षण एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए। तो उस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें एक मॉडरेट मूड में, एक बैलेंस्ड मूड में अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। रेगुलर कभी कभी तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगने लगा, आप इतने हाईली मोटिवेटेड हो गए, आपको लग रहा है मैं तो पहाड़ को भी उखाड़ के फेंक दूंगा, और 2 घंटे के बाद पता चला कि आपको लग रहा है यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये मॉडरेशन लिविंग थोड़ी है, ये मॉडरेशन नहीं है। मॉडरेशन तो वो है कि आप एक बैलेंस्ड मूड के साथ सफलता की ओर बढ़ रहे हो, अपना काम करते चले जा रहे हो। तो उस तरह की लिविंग हमें रखनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्टिव मूवमेंट हमें करना चाहिए, यानी कि बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए थ्रू द डे, पूरे दिन। एज सीडेंट्री लिविंग इज़ न्यू स्मोकिंग। सीडेंट्री का मतलब होता है गतिहीन या सुस्त, क्योंकि अगर सुस्त जीवन आपका है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुस्त तरीके से जी रहे हो, देख ऊपर लिखा ना एक्टिव मूवमेंट थ्रू द डे, पूरे दिन आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, अपने माइंड को एक्टिव रखना है। एज सीडेंट्री लिविंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। जो सीडेंट्री लिविंग है यानी कि गतिहीन जो ज़िंदगी है, जो सुस्त ज़िंदगी है, वो क्या होता है, इज़ ए न्यू स्मोकिंग। वो एक नई स्मोकिंग है, यानी कि जो स्मोकिंग होता है ना, धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट पीना, तो जिस तरह का नुकसान उससे होता है उसी तरह का नुकसान आपको जो है सीडेंट्री लिविंग से भी होता है, यानी कि शांत ये करके मतलब सुस्त पड़े रहने से भी उसी तरह का नुकसान होता है जैसे कि स्मोकिंग से होता है। तो हमें सुस्त नहीं रहना है बल्कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। टाइम इन द सन एंड नेचर, टाइम इन द सन एंड नेचर, और हमें सूर्य के साथ और नेचर के साथ अपना समय व्यतीत करना है, यानी कि कुछ समय हमें धूप में भी रहना है और हमें प्राकृतिक वातावरण में भी रहना है। ब्यूटी एंड न्यूट्रिशियस डाइट, सॉरी हेल्दी है, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट। हमें जो है न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पोषक, हमें स्वस्थ, अच्छा और पोषक भोजन लेना है, डाइट लेनी है, खुराक लेनी है। गुड डाइजेशन, हमें अपना डाइजेशन अच्छा रखना है। रेगुलर एंड एडिक्वेट स्लीप, हमें रेगुलर मतलब रोज के हिसाब से, और एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, हमें पर्याप्त नींद भी लेनी है। लविंग पर्सनल रिलेशनशिप्स, और हमारे जो व्यक्तिगत संबंध हैं उनमें हमें प्रेम को बढ़ाना है। लविंग पेट, और जो हमारे पालतू पशु पक्षी हैं उनको हमें प्रेम करना है। मेडिटेशन करना है, यानी कि योग साधना करना है, प्राणायाम करना है। कल्टीवेटिंग ग्रेटफुलनेस, कल्टीवेट का मतलब होता है विकसित करना, और हमें ग्रेटफुलनेस विकसित करनी है, यानी कि अगर किसी ने हमारे प्रति अच्छा किया है तो हमें उसके प्रति जो है कृतज्ञता की भावना को भी अपने अंदर पैदा करना है। बीइंग काइंड टू अदर्स, और हमें दूसरों के प्रति जो है दयावान रहना है। वॉलंटियरिंग, और स्वेच्छा से हमें कुछ काम करने हैं, ठीक है, सब काम पैसे के लिए नहीं करने हैं, धंधे के लिए नहीं करना है, बल्कि कुछ ऐसे काम हैं समाज सेवा के अच्छे काम जो हमें अपनी वॉलंटियरली करने हैं, किसी के बिना कहे ही हमको वो करने हैं। गिविंग बैक, वापस देने की आदत डालनी है। सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स, हमें अपने लक्ष्य तय करने हैं, छोटे लक्ष्य तय करने हैं, बड़े लक्ष्य तय करने हैं, फिर उनको हमें अचीव करना है। इंक्लूडिंग लर्निंग समथिंग, और हमें जो है हमें कुछ सीखना है, लर्न समथिंग, कुछ सीखना है न्यू, नया। हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत डालनी है। परसुइंग इंटरेस्ट, और हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारी जो रुचि है यानी हमारी जो अपनी हॉबीज़ हैं उनको हमें परसू करना है, उनको हमें उनका पीछा करना, मतलब उन पे भी काम करना है। जैसे कि म्यूजिक, संगीत सुनना है, आर्ट, हमें कुछ कलात्मक कार्य करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो क्या है, लाफिंग, हमें जो है हंसना है। समझ रहे हो? तो हंसना जो है वो एक तरह से बॉडी को, माइंड को हील करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हंसना है। मोर एंड मोर, लाफिंग मोर, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा हंसना है। एंड नॉट टेकिंग आवर सेल्व्स टू सीरियस, और हमें जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा सीरियस लेने का क्या मतलब है भाई, थोड़ा सा तो सीरियसली लेना पड़ेगा अपने आप को, तभी हम अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को वो हर काम में
हमेशा ये सोचते हैं यार ऐसा हो गया तो कैसे होगा, वैसा हो गया तो कैसे होगा। छोटे छोटे कामों में मतलब उनको एक भय बना रहता है, एक डर बना रहता है कि ऐसे होगा तो इसका ये रिएक्शन होगा, वैसे होगा तो उसका वो परिणाम आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो वो इतना अपना काम करने में इन्वॉल्व नहीं रहते जितना इस विचारधारा में इन्वॉल्व रहते हैं कि क्या होगा। हमेशा उनके माइंड में ये डर रहता है हर बात को लेकर, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो इतना सीरियस नहीं होना है। अगर इतना सीरियस हो जाओगे तो ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो इतना सीरियस नहीं होना है, क्योंकि एक कहावत है कि ट्राई योर बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अपना सबसे अच्छा प्रयास आप करो और सबसे बुरी स्थिति को झेलने के लिए भी तैयार रहो। तो आई थिंक कि आपको बहुत कुछ इस आर्टिकल में सीखने को मिला होगा एंड आपने बहुत धैर्यपूर्वक इसको वॉच किया है। तो किस किस ने इसको लास्ट तक वॉच किया है? जिसने भी इसको लास्ट तक वॉच किया है तो मैं उनसे अपील करता हूं कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने भी इस आर्टिकल को लास्ट तक वॉच किया है, क्योंकि इसको पढ़ाने में मैंने बहुत मेहनत की है, आपने भी इसको पढ़ने में बहुत मेहनत की है। तो भाई एक कॉमेंट तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस आर्टिकल।